हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम वर्डप्रेस थीम फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं। एक नए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ आपको कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स मिलती हैं। ये आप यहाँ पे फ़ोल्डर में भी चेक कर सकते हो और यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर थीम्स में भी जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्डप्रेस हर ईयर में एक नई थीम शिप कर देता है वर्डप्रेस के साथ। तो 2020 यानी कि 2020 में यहाँ पे 2020 के नाम से थीम है, 2019 में 2019 के नाम से एक थीम शिप की गई, 2018 में मिस हो गई थी, 2017 में एक थीम शिप की गई। तो वर्डप्रेस की ये जो डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, ये एक मेथड है जहाँ से आप थीम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यही सिर्फ़ एक मेथड नहीं है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रफ़ली तो 3 तरीके हैं जिससे कि आप वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप यहाँ से वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम पिक करो और उनकी फाइल्स में एडिट करके अपने एचटीएमएल पेज का कंटेंट डालो। एचटीएमएल का पेज का कंटेंट मीन्स यहाँ पे जो भी एचटीएमएल का टेम्पलेट हमने चूज़ किया है। ये एचटीएमएल टेम्पलेट का कंटेंट यहाँ पे डालने के बाद आप क्या करोगे, जब आपका ये डिज़ाइन कंप्लीटली आ जाएगा, तो उसके बाद आप एक-एक सेक्शन को पिक करोगे और उनको वर्डप्रेस के फॉर्म में डायनामिक सेक्शंस में क्रिएट करोगे। तो ये हो गया सबसे पहला तरीका कि वर्डप्रेस की थीम में आप वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम से ही स्टार्ट करते हो, थीम इंटीग्रेशन को। दूसरा तरीका है कि कभी-कभी वर्डप्रेस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है यानी कि wordpress.org वहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं। तो कभी-कभी क्या है कि जैसा डिज़ाइन हमें चाहिए, अगर वैसे ही डिज़ाइन से मिलती-जुलती यानी कि आपको लग रहा है कि 60-70% डिज़ाइन मेरा मैच कर रहा है, मैं यहाँ पे ओपन ही कर लेता हूँ उसको, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वर्डप्रेस.org में जब यहाँ पे आप थीम्स की कैटेगरी में जाते हो या फिर यहाँ पे जब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, तो आपको वर्डप्रेस की ऑफिशियल रिपॉजिटरी से बहुत सारी थीम्स मिलेंगी। अब अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये इस थीम में ये जो डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, ऑलमोस्ट ऐसा ही डिज़ाइन है जो मेरे टेम्पलेट का है या फिर ऐसा डिज़ाइन है या फिर ये एजुकेशन वेब का डिज़ाइन है, तो आप उन थीम को भी पिक कर सकते हो। लेकिन मेरी प्रायोरिटी में किसी बनी-बनाई थीम को पिक करना स्पेशली वर्डप्रेस.org में सबसे नीचे रहता है। उसका रीज़न ये कि किसी बनी-बनाई थीम स्पेशली जब वर्डप्रेस.org में कोई प्रोफेशनल थीम सबमिट करता है, तो उसको एडिट करना सबसे मुश्किल काम रहता है थीम इंटीग्रेशन में रेदर दैन कि अदर 2 अप्रोचेज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कोडिंग रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती और आपको ये डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है कि इसमें से मैं क्या-क्या चीज़ हटा सकता हूँ जिससे कि मेरी डिफ़ॉल्ट बेसिक थीम फंक्शनैलिटी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए बनी-बनाई थीम को यूज़ करके चेंज आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी करें जब आपका मोर देन 80% आपको लग रहा है कि वो डिज़ाइन मैच कर रहा है। प्लस वो जो थीम है, वो थीम की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब आप किसी भी थीम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रेटिंग से पता लग जाता है, वो थीम कितनी पॉपुलर है। तो अगर किसी थीम में सिर्फ़ 2 स्टार या 3 स्टार की रेटिंग है या फिर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल ही नहीं है, आप यहाँ पे देखें तो 414 लोगों ने 5 स्टार रिव्यू इसको दिया है। अगर यही 414 की जगह सिर्फ़ 2 या 3 लोगों के 5 स्टार होते हैं यहाँ पे, तो यानी कि ये थीम अभी बहुत कम लोगों ने स्टार्ट करना शुरू किया है। तो इसके अंदर क्या बग हो सकता है, इसकी सपोर्ट कहीं से मिलेगी या नहीं, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी या नहीं, वो चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है बात के लिए। इसलिए ऐसी थीम्स को अवॉइड करो जो बहुत पॉपुलर नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ तो एक्चुअली यही है कि बनी-बनाई थीम स्पेशली वर्डप्रेस.org से डिफ़ॉल्ट थीम को छोड़ के किसी और थीम को पिक करना आपको अवॉइड करना चाहिए। सो अब आते हैं तीसरे मेथड पे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपकी डिफ़ॉल्ट थीम है वर्डप्रेस थीम्स में जाते हैं 2020, 2019, 2017 सबसे पहले थीम इंटीग्रेशन में आप इनको पिक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो बाकी थीम्स हैं वर्डप्रेस ओआरजी में वो है और तीसरा ऑप्शन है आपके पास जो वर्डप्रेस ने खुद खुद प्रोवाइड किया है लेकिन बहुत सारे थीम डेवलपर को इसकी नॉलेज नहीं होती है। सो उस टूल का नाम है वर्डप्रेस अंडरस्कोर। ये वर्डप्रेस की स्टार्टर थीम ऑटोमेटिकली क्रिएट करके आपको दे देता है अंडरस्कोर डॉट मी के नाम से पोर्टल है। ये वर्डप्रेस का आई थिंक ऑफिशियल पोर्टल तो नहीं है बट इसमें वर्डप्रेस की ही टीम इस पोर्टल के पीछे है। तो हम अंडरस्कोर की वेबसाइट को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप
नेम एंटर कर सकते हैं, आपकी थीम का नेम क्या होगा? फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं माई थीम। आप एडवांस ऑप्शन अगर एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थीम का स्लग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऑथर मेंशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए वर्डप्रेस थीम नेम इनफ है हमारे लिए, तो हम इसको जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे वर्डप्रेस की एक बनी बनाई थीम जनरेट करके अंडरस्कोर के पोर्टल ने हमें प्रोवाइड कर दी है। अब इसको इंस्टॉल करने के मल्टीपल वेज हैं वर्डप्रेस में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, थीम्स में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे एंड देन इस फ़ोल्डर को यहाँ पे मूव कर देंगे और जैसे ही ये यहाँ पे दिख जाए आपको, दैट मीन्स कि आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या आप वैसे भी चूज़ फाइल में जाके उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा-सा ब्लॉकर आया है। एक्चुअली मैक में क्या होता है कि परमिशंस का थोड़ा-सा इश्यू रहता है, तो यहाँ पे थीम इंस्टॉल करने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए डब्ल्यूपी डायरेक्ट के नाम से एक मेथड होता है, एफएस डायरेक्ट। उसको एक बार हमें थीम इंटीग्रेशन में सॉरी डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग में कॉपी करना होगा। डब्ल्यूपी थीम में डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल है। एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल के लिए इसको ओपन कर लेते हैं सबलाइन में और यहाँ पे मैं ये लाइन ऐड कर दूँगा, तो ये वाली प्रॉब्लम मेरी फिक्स हो जानी चाहिए। ओके, एक बार फिर से मुझे अपलोड करनी पड़ेगी, तो कोई भी नई थीम अगर आपको अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, मेरी नई थीम इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। ओके, माई थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो आपने देखा होगा पहले यहाँ पे सिर्फ 3 ही थीम अवेलेबल थी, 2019, 2017 एंड 2020। सो अभी हमने जो मेथड देखा उसमें हमने क्या किया, वर्डप्रेस अंडरस्कोर के एक पोर्टल से एक थीम हमने इंस्टॉल की। तो वो थीम अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो वो हमें थीम्स के फ़ोल्डर के अंदर मिलेगी माई थीम के नाम से। सो माई थीम के अंदर अगर हम फाइल्स को देखें, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। इसको हम अरेंज कर लेंगे, फर्स्ट फ़ोल्डर एंड देन फाइल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं और वर्डप्रेस थीम के अंदर, माई थीम के अंदर जो हमें फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं, सबसे पहली फाइल जो हम ओपन करेंगे, तो ये आप देख सकते हो कि index.php का कोड यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही मिनिमम कोड यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी चीज़ को index.php को एक बार हम देखेंगे, जो 2020 की थीम है, जो हमारी लेटेस्ट डिफ़ॉल्ट थीम है, उसमें index.php का कोड कहाँ पे है? वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हो कि उसमें कोड थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो जो एक मेजर डिफरेंस है कि वर्डप्रेस की अंडरस्कोर से हम थीम अगर पिक करते हैं या फिर वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट 2020 थीम हम पिक करते हैं, इन दोनों के में जो कुछ डिफरेंसेस हैं उसको हम काउंट करेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन-सी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। वर्डप्रेस 2020 जो है वो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल थीम होती है वर्डप्रेस के लिए, यानी कि जो भी लेटेस्ट फीचर्स जो आ रही हैं, वो सारी फीचर्स को मोस्टली 2020 थीम सपोर्ट करती हुई आपको मिलेगी। इसमें से अगर हम एक मेन फीचर की बात करें तो वर्डप्रेस ने रिसेंटली अभी तो ख़ैर उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, एक गुटेनबर्ग एडिटर शिप किया था। वर्डप्रेस का एडिटर जो है वो क्लासिक एडिटर से चेंज होके वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग एडिटर मिल गया था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे ये बताता है कि आप खुद के यहाँ पे अपने ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो और ये ब्लॉक्स किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको आपकी थीम के कंटेंट में पैराग्राफ ऐड करना है, गैलरी ऐड करनी है, स्लाइडर ऐड करना है, लिंक्स ऐड करने हैं, बटन्स ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ों के बने-बनाए छोटे-छोटे ब्लॉक्स आपको यहाँ पे इस एडिटर में मिल जाते हैं। अब अगर आप कभी-कभी वर्डप्रेस की जो बनी-बनाई थीम्स को चूज़ करते हो, स्पेशली वर्डप्रेस डॉट ओआरजी को, अगर वो थीम अपडेटेड नहीं है,
तो वर्डप्रेस की गुटेनबर्ग ब्लॉक्स की सारी कंपैटिबिलिटी उसमें आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम यानी कि 2020 में आपको ऑलमोस्ट सारी फीचर्स मिलेंगी और जो अंडरस्कोर का पोर्टल है उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारी फीचर्स मिलेंगी, लेकिन सारी नहीं मिलेंगी। मैंने रिसेंटली जो चेक किया था एप्रोक्सिमेटली 3 महीने पहले चेक किया था अंडरस्कोर की थीम को, तो उसमें कुछ फीचर्स हैं जो अगर हम कहें तो 5% 10% गुटेनबर्ग की कुछ फीचर्स कुछ कंपोनेंट के साथ वो अलाइनिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कोई कंपोनेंट यानी कि कोई पैराग्राफ फुल विड्थ रखना है या फिर लिमिटेड विड्थ विड्थ का रखना है। तो इस तरह की सेटिंग्स अंडरस्कोर की थीम पे अप्लाई नहीं हो रही थी। इसलिए अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट है कि गुटेनबर्ग की सारी फील्ड को आपको अच्छे से सपोर्ट करना है, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वर्डप्रेस की 2020 थीम को यानी कि जो भी लेटेस्ट वर्डप्रेस की थीम है, उसको ही एज़ ए बेस थीम चूज़ करो। लेकिन वर्डप्रेस की 2020 थीम्स में कुछ एक्स्ट्रा कोड भी होता है, तो आपको उसको हटाने के लिए थोड़ी-सी एफर्ट करनी पड़ती है। जबकि वर्डप्रेस का जो अंडरस्कोर थीम का कोड है, यानी कि यहाँ पे इस थीम का जो आपको कोड मिलेगा, वो इतना मिनिमम रहता है कि आपको देखते ही चीज़ों को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो इसलिए अंडरस्कोर की थीम को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें आपको मिनिमम कोड मिलेगा। जो कंपैटिबिलिटी, जो लेटेस्ट फंक्शंस या फीचर्स आपको ऐड करने हैं, वो आप 2020 की थीम्स में जाके उनकी फाइलों को चेक करके धीरे-धीरे ऐड कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं, ये आपको functions.php में मिलते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप अंडरस्कोर की थीम को यूज़ कर रहे हो, तो functions.php को एक बार आप कंपेयर कर लो 2020 के साथ में। हम जो काम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे इसी माय थीम से जो कि हमने अंडरस्कोर से क्रिएट की है। इस पूरे फ़ोल्डर को मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आगे का जो भी काम होने वाला है वो कोडिंग का ही होने वाला है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ सो दैट कि आपको विज़िबल रहे स्क्रीन और ये एरिया थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस थीम के अंदर functions.php की एक आपको फ़ाइल मिलती है, अगर इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि काफ़ी सारी थीम से रिलेटेड फीचर्स की सपोर्ट यहाँ पे ऐड की गई है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐड थीम सपोर्ट टाइटल टैग, ऐड थीम सपोर्ट पोस्ट थंबनेल। पोस्ट थंबनेल यानी कि जो आपकी फीचर्ड इमेजेस वगैरह यूज़ होती हैं, यहाँ पे एक मेन्यू भी ऐड किया गया है। यहाँ पर HTML5 के कुछ कंपोनेंट की सपोर्ट ऐड की गई है। यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड की एक सेटिंग ऐड की गई है जो आप अपनी थीम पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अभी हम बात कर रहे हैं माय थीम यानी कि अंडरस्कोर से जो हमने थीम क्रिएट की थी। तो आपको ऑलमोस्ट 80-90% ये सारे के सारे फंक्शंस 2020 थीम के अंदर भी मिल जाएँगे। सिर्फ़ ये है कि 2020 थीम के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा फंक्शंस भी मिल सकते हैं, तो उनको आप बाद में धीरे-धीरे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एज़ ए बेस थीम हमने माय थीम को चूज़ कर लिया है, जो कि अंडरस्कोर से जनरेट की थी। तो इस पोर्टल का काम फिनिश है, तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब आते हैं हम अपने एचटीएमएल के टेम्पलेट पे, यानी कि दिस वन। अब एचटीएमएल के टेम्पलेट में अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक एचटीएमएल की फ़ाइल होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ़ होम पेज की एक ही फ़ाइल को लेके चलेंगे हम, उसका नाम है index.html और इस फ़ाइल के अंदर डिफरेंट एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, व्हिच मीन्स कि कुछ ना कुछ सीएसएस फाइल्स होंगी, कुछ ना कुछ इमेजेस होंगी, तो वो यहाँ पे आपको अलग से फ़ोल्डर उनके दिख जाएँगे। अब वर्डप्रेस का थीम फ़ोल्डर जो है वो ये है और एचटीएमएल का जो फ़ोल्डर है वो ये है। हमारा काम क्या है कि इस एचटीएमएल के कंटेंट को माइग्रेट करना है वर्डप्रेस में। तो कैसे करेंगे वो अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। उससे पहले अगर हम वर्डप्रेस थीम की इन फाइल्स के बारे में थोड़ा-सा और जानना चाहें, तो ये जो आपकी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती है, ये वेबसाइट भी आपकी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो हर वेबसाइट में ये जो टॉप एरिया होता है, यानी कि जिसमें आपको लोगो दिख रहा है, नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है या ये फिर सर्च बॉक्स दिख रहा है, तो ये आपको हर वेबसाइट में कॉमन मिलेगा। प्लस अगर आप देखो ये राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास एक बैनर आ रहा है, फिर कुछ मेन्यू आ रहे हैं, फिर एक बैनर आ रहा है। तो अगर मैं किसी ट्यूटोरियल के डिटेल पेज में भी चला जाता हूँ, उस केस में भी मुझे ऊपर का हेडर सेक्शन कॉमन मिलेगा और यहाँ पे राइट साइड में साइड बार कॉमन मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो फुटर का एरिया है वो कॉमन मिलेगा। तो आपने देखा होगा 80-90% वेबसाइट में क्या होता है कि 4 या 5 सेक्शंस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। हो सकता है वो हेडर हो सकता है ये जो आपको ब्रेड क्रम्ब दिख रहा है ये हो, राइट साइड बार हो या फिर यहाँ पे फुटर हो या फिर ये फिर कॉपीराइट का सेक्शन हो। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि कॉमन होते हैं।
तो इन सेक्शंस को अलग-अलग फ़ाइल में डिवाइड किया जाता है वर्डप्रेस में। कैसे डिवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे एक बेसिक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को हम अगर स्टडी करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं header.php को। header.php में आपका वो पार्ट रहता है जो कि ऊपर यानी कि हेडर साइड में, हेड साइड में आपका कॉमन चलेगा। और इसके बाद साइडबार डॉट पीएचपी में आपका वो पार्ट रहता है जो कि साइडबार में कॉमन चलेगा, और फुटर डॉट पीएचपी में आपका वो पार्ट रहता है जो कि फुटर में कॉमन चलेगा। और इसके बाद आपका जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है या फिर पेज डॉट पीएचपी है, ये आपकी वेबसाइट में जो मेन मिडल में आपका मेन कंटेंट रहता है, उसको मैनेज करते हैं। अब उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे अलग-अलग फाइल्स होती हैं। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप होम पेज का कंटेंट मैनेज कर रहे हैं, तो उसका जो बेस है, उसकी कोडिंग जो है वो रहेगी index.php में। अगर आप इंटरनल पेजेज़ को मैनेज करते हैं, जितने भी वर्डप्रेस के एडमिन के अंदर फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एडमिन के अंदर यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे पेजेज़ ऐड करोगे, ये पेजेज़ का कंटेंट आपका मैनेज होगा page.php की फाइल से। और जितने भी आप यहाँ पे ये पोस्ट हैं जो आपकी, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जितनी भी ये आपकी पोस्ट हैं, पोस्ट का कंटेंट रहेगा, वो सारा का सारा कंटेंट आपका मैनेज होता है सिंगल डॉट पीएचपी में। जब अगर मैं बात कर रहा हूँ सारा का सारा कंटेंट, तो उसका मतलब है कि जब आप किसी पोस्ट को फ्रंट एंड पे ओपन कर लेते हो, तो यानी कि पोस्ट का जब कोई डिटेल पेज ओपन हो जाता है, तो उसका कोड जो है, उसका कंटेंट जो है वो मैनेज होता है सिंगल डॉट पीएचपी में। और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई एरर आता है, कोई ऐसे पेज को आप हिट करते हो जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करता, यानी कि 404 नॉट फाउंड एरर आता है, तो उसके कंटेंट को मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस के पास पेज होता है 404.php। और अगर आप लेट अस सपोज़ कि कैटेगरीज़ वाला पेज चूज़ करते हो, जहाँ पे आपको वर्डप्रेस में अलग-अलग कैटेगरी का कंटेंट लिस्ट होता हुआ दिख रहा है, तो वो कंटेंट आपका मैनेज होता है archive.php में। तो ये जो ओवरऑल सारी की सारी फाइल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं टेम्पलेट फाइल्स, और इनकी एक हायरार्की होती है, व्हिच मीन्स कि जब फ्रंट एंड पे हम इस वर्डप्रेस वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो इस वेबसाइट में जब ये हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट है यहाँ पे, जब हेलो वर्ल्ड पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हेलो वर्ल्ड की पूरी पोस्ट ओपन हो गई है, क्योंकि ये जो अंडरस्कोर की थीम है बिल्कुल मिनिमम थीम है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी सीएसएस, कुछ भी डिज़ाइन नहीं दिखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक कंटेंट ही दिखेगा यहाँ पे आपको। तो ये जो आपने एक डिटेल पोस्ट को ओपन किया है, इसको हम सिंगल पोस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि पोस्ट की पूरी डिटेल ओपन हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर यूआरएल में, तो एक यूआरएल बना है डब्ल्यूपी थीम के अंदर, डेट एंड देन उसके बाद हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यानी कि अभी जो भी करंट पोस्ट आपकी इस पेज पे चल रही है। तो इस यूआरएल के बेस पे वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस को ये पता लगता है कि अभी जो यूज़र है, वो कोई पेज को देख रहा है, या फिर होम पेज को विज़िट कर रहा है, या फिर कोई सिंगल पोस्ट के पेज को विज़िट कर रहा है, या फिर आर्टिकल, या फिर जो कैटेगरीज़ की लिस्टिंग है, उनको विज़िट कर रहा है, या किस तरह के पेज को विज़िट कर रहा है। तो इस यूआरएल से उसको पता लग जाता है, और कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हेडर में जाती है वर्डप्रेस के पेजेस में। वहाँ से फिर वो उस फाइल का यहाँ से कंटेंट पिक करके, कोड पिक करके वैसा ही कंटेंट यूज़र को शो करता है। सो वर्डप्रेस का अब हम पिक करेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट पेज, यानी कि होम पेज। होम पेज के सेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये अलग-अलग सेक्शंस में जाएगा। हमारा लोगो, देन मेन्यू, देन उसके बाद ये बैनर और ये कंटेंट, और फिर ये सारे वैसे देखा जाए तो डायनामिक सेक्शन बनेंगे, अलग-अलग सेक्शन बनेंगे। लेकिन डायनामिक सेक्शन बनाने से पहले हमें ये सारा का सारा डिज़ाइन वर्डप्रेस में लेके जाना है। सबसे पहले हम हेडर फाइल को ओपन करेंगे, तो मैं एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हेडर फाइल को ओपन कर लेता हूँ। हेडर फाइल में अगर आप एचटीएमएल से डेफिनेटली फ़ैमिलियर होंगे, तो एचटीएमएल के अंदर आपको यूजुअली डॉक टाइप से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद एचटीएमएल टैग होता है, उसके बाद हेड होता है, फिर जो भी मेटा टैग्स हैं वो आते हैं, जितनी भी आपकी सीएसएस या जेएस का इंक्लूजन होता है वो होता है, और हेड टैग आपका क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद मेन बॉडी टैग स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी आपके बॉडी के अंदर मेन कंटेंट है, जिसको आप यूज़र को दिखाना चाहते हो, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर दिख जाता है। उसके बाद ये जो बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये कभी भी क्लोज़ होती हुई आपको हेडर में नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट में जब ये एक पेज यहाँ पे ओपन होता है, तो ये सिर्फ़ एक पेज से इसका कंटेंट नहीं आता। स्टार्टिंग होती है header.php से, उसके बाद फिर यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सा पोस्ट या पेज है, वो इंक्लूड होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे single.php,
और फिर उसके बाद यहाँ पे साइडबार डॉट पीएचपी, उसके बाद फिर यहाँ पे फुटर डॉट पीएचपी, यानी कि मल्टीपल फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद आपका पूरा पेज बनता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो यूजुअली हमारा होम पेज होता है, फॉर एन एग्जांपल ये जो पूरा का पूरा होम पेज हमारा बना हुआ है यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा का पूरा होम पेज हमारा किससे आ रहा है अभी? ये आ रहा है इंडेक्स डॉट पीएचपी से। इंडेक्स डॉट पीएचपी क्या करती है? सबसे पहले यहाँ पे गेट अंडरस्कोर हेडर फंक्शन यूज़ करती है। ये क्या करता है? ये हेडर डॉट पीएचपी का पूरा कंटेंट उठा के वहाँ पर ले आता है। यानी कि आपका एचटीएमएल स्टार्ट हो गया, बॉडी स्टार्ट हो गई। और इसके बाद इंडेक्स में अगर हम इंडेक्स डॉट पीएचपी में आगे जाएँ, तो फिर हमारे पास यहाँ पे मेन कंटेंट आता है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाना है इस पेज में। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड बार और फिर उसके बाद फुटर। तो ये वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि अलग-अलग फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो वर्डप्रेस की अगर हम यहाँ पे अगर हम इन फंक्शंस की बात करें तो एक बार हम क्विकली चेक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ। तो इस होम पेज का जो बेस है वो रहता है index.php, व्हिच मीन्स कि अगर मैं index.php के पूरे कोड को डिलीट कर दूं और इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? ब्लैंक पेज। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये पूरा का पूरे पेज का जो कंटेंट है वो कहाँ से मैनेज हो रहा है? index.php से। तो हम इस कंटेंट को रिवर्ट कर देते हैं। फिर आते हैं हम header.php में। और header.php में हम अपनी जेएस एंड सीएसएस फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम एचटीएमएल के पेजेस में जाएँगे और एचटीएमएल के पेजेस में ये index.html का पूरा कोड मैं यहाँ पे एक अलग फाइल में ओपन करके रख लेता हूँ। तो मैंने अभी तक ये फाइल ओपन नहीं करके देखी थी। अब मैं फर्स्ट टाइम इसको ओपन करके देख रहा हूँ, तो मुझे आइडिया लग रहा है कि इसमें किस तरह का कंटेंट होगा। तो सबसे पहले इसमें एचटीएमएल स्टार्टिंग हो रही है, हेड आ रहा है और उसके बाद ये सीएसएस इंक्लूड हो रही है। सिर्फ एक ही सीएसएस फाइल है इस पूरे टेम्पलेट के अंदर, उसका नाम है style.css। इसके बाद यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हेड के अंदर ये कह रहा है हमें कि ये टाइटल है, ये मेटा है और ये लिंक में style.css है। अब मैं जाता हूँ वर्डप्रेस के header.php में। ये मुझे कह रहा है हेड के अंदर कि मैंने ये मेटा इंक्लूड करवाया है, ये एक मेटा है और ये एक प्रोफाइल है। अब इन टैग में बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएँगे थीम इंटीग्रेशन में, बट क्विकली अगर मैं बात करूँ तो ये करैक्टर सेट करने के लिए यूज़ होता है सो दैट कि डिफरेंट करैक्टर्स जो अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में यूज़ होते हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। इसकी सेटिंग वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको यूटीएफ-8 सेट करना है या कौन-सा करैक्टर सेट करना है। व्यू पोर्ट स्केल 1 जो है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टैग है, जो कि आपकी वेबसाइट में यहाँ पे होना ही चाहिए। कुछ चीज़ों को ये हैंडल कर लेता है अलग-अलग ब्राउज़र में। और इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको wp_head नाम से एक फंक्शन मिलेगा। ये एक फंक्शन है जो थीम इंटीग्रेशन में कभी-कभी क्या करते हैं यूजर्स या स्टूडेंट्स कि इसको स्किप कर देते हैं। तो इसको स्किप करने से क्या होगा कि wp_head जो है वो एक वर्डप्रेस का हुक है। अब यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन एक अलग वैसे अलग सेक्शन आता है वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस के हुक्स क्या होते हैं। तो वर्डप्रेस के हुक्स जो हैं वो वर्डप्रेस में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी इंक्लूड करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। वर्डप्रेस हुक्स 2 तरह के होते हैं, एक्शंस एंड फिल्टर्स। एक्शंस क्या करते हैं कि जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट फायर किया, फॉर एन एग्जांपल आपका वर्डप्रेस का पूरा पेज लोड हुआ या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन लोड हुआ, तो उसके बाद आपको कौन-सा एक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, आप वो डिसाइड कर सकते हो। वर्डप्रेस फ़िल्टर क्या करते हैं कि जो भी कंटेंट पीछे से आ रहा होता है, अगर आपको उसको मॉडिफ़ाई करके आपका खुद का कंटेंट ऐड करना है या फिर उस कंटेंट को मॉडिफ़ाई करना है, तो वहाँ पर आप वर्डप्रेस हुक्स का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो डब्ल्यूपी हेड है, ये वर्डप्रेस एक्शन की तरह काम करता है मोस्ट प्रोबेबली। कैसे काम करता है कि डब्ल्यूपी हेड फंक्शन जो है, ये जितने भी हमारे वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं, अगर वो कभी भी किसी तरह की सीएसएस या जेएस को इंक्लूड करवाते हैं, स्पेशली हेड के अंदर, तो वो इसी फंक्शन से इंक्लूड होती है। यानी कि अगर थीम इंटीग्रेशन के बाद में आपको लगे कि कोई आपके प्लगइन्स काम नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इसलिए क्योंकि उनकी जेएस या सीएसएस फाइल इंक्लूड नहीं हो रही है, तो आप समझ जाना कि आपने डब्ल्यूपी हेड फंक्शन को मिस किया है। इसलिए कभी भी इस फंक्शन को आपको टच नहीं करना है, इस फंक्शन को हमेशा हेड के ऊपर एज़ इट इज़ ही रखना है आपको, ठीक है? और अब हम आते हैं कि हमें इंक्लूड करनी है सीएसएस फाइल। तो सीएसएस फाइल इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सीएसएस फाइल वहाँ पे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीएसएस के फ़ोल्डर से ये style.css की फाइल को हम अपने वर्डप्रेस की थीम के अंदर ऐड कर देंगे।
कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? वैसे तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वर्डप्रेस में भी style.css यहाँ पे अवेलेबल है। सो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके एचटीएमएल टेम्पलेट और इनकी दोनों फाइल का नाम सेम हो, बट यहाँ पे सेम है। तो हम बहुत केयरफुली ये ध्यान रखेंगे कि ये जो style.css है, इसके नाम को फिलहाल हम चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं मेन style.css। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। और यहाँ पे हम इंक्लूड करवा लेते हैं इसी फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्ट। वैसे अगर एक्चुअली देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो है वो ये कहता है कि एक अलग फ़ोल्डर होना चाहिए आपका सीएसएस का, या फिर एक अलग फ़ोल्डर होना चाहिए आपका एसेट्स के नेम से। उस एसेट्स के अंदर आपके अलग-अलग फ़ोल्डर्स होने चाहिए, जेएस, सीएसएस एंड आपकी इमेजेस का फ़ोल्डर। तो चलो फ़ॉलो करते हैं, आई थिंक थोड़ा स्टैंडर्ड ही फ़ॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एसेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं। इस सीएसएस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो अभी-अभी मैं एचटीएमएल से लेके आया था। और एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा सीएसएस, क्योंकि ये सीएसएस की फ़ाइल है, तो जितनी भी सीएसएस की फ़ाइल्स हैं, उनको हम यहाँ पे रखेंगे। ये मूव होने की बजाय कॉपी हो गई है, तो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और एसेट्स के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर और हम बना लेते हैं जेएस का। वैसे उस टेम्पलेट में कोई भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है नहीं है कोई भी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल। और तीसरा फ़ोल्डर जो है वो हम बना लेंगे इमेजेस का। इमेजेस उस टेम्पलेट में डेफ़िनेटली हैं, इमेजेस के बिना डिज़ाइन वैसे भी आपको नहीं मिलेगा मोस्टली, तो इमेजेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है आपको, जैसे मैंने सीएसएस की फ़ाइल वहाँ पे कॉपी की, इसी तरह से सारी की सारी इमेजेस मैंने कॉपी कर दी, इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, एसेट्स बनाना है, एसेट्स के अंदर 3 फ़ोल्डर बनाने हैं। आप बाहर भी बना सकते हो डायरेक्ट फ़ोल्डर्स, और बाहर भी सारी की सारी फ़ाइल रख सकते हो, लेकिन वो आपको पता है कि जैसे-जैसे आप काम करना शुरू करोगे, बहुत सारी फ़ाइल्स हो जाएँगी, तो वहाँ पे फिर जो है उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस फ़ॉर्मेट को फ़ॉलो करना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस कॉपी कर ली, हमने सीएसएस कॉपी कर ली, एचटीएमएल अभी तक हमने कॉपी नहीं किया है। उसको कॉपी करने से पहले एक मेजर स्टेप है जिसको हमें फ़ॉलो करना है। सो हम अब जाते हैं header.php में, और header.php में यहाँ पर हमें इंक्लूड करवानी है हमारी सीएसएस फाइल। सीएसएस फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए हमें उस फ़ोल्डर तक पहुँचना होगा, और फिर उस फ़ोल्डर के अंदर यानी थीम फ़ोल्डर तक पहुँचना होगा, फिर थीम फ़ोल्डर के अंदर एसेट्स, देन सीएसएस का फाइल नेम। और थीम फ़ोल्डर के अंदर पहुँचने के लिए वर्डप्रेस का एक फंक्शन होता है, टेम्पलेट डायरेक्टरी। अब ये जो प्रोसेस मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है फंक्शंस वो चेक करूँगा डॉक्यूमेंटेशन से, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो थीम इंटीग्रेशन में आपको सबसे ज़्यादा करना होगा। तो किसी भी चीज़ को जब आप डायनामिक बनाना चाहोगे तो वर्डप्रेस के बहुत सारे फंक्शंस एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक आपने उन फंक्शंस को यूज़ नहीं किया है, सो इसलिए आपको स्टार्टिंग में कीवर्ड कि किस कीवर्ड से आपको सर्च करना है, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस ट्यूटोरियल से, इस सेशन से कवर हो जाएँगी। तो हम जाते हैं यहाँ पे, नीचे से एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि इमेज के अंदर एसआरसी के अंदर हमने यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई अगर लगाया तो वो हमें थीम फ़ोल्डर तक ले गया, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद इमेज का नेम। यानी कि ये डायनामिकली वर्डप्रेस से कोई भी इमेज पिक कर सकता है ये फंक्शन। फंक्शन का नेम है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई, ठीक है? तो हमें फिलहाल क्या करना है, हमें इमेज पिक नहीं करनी है, हमें पिक करनी है स्टाइल शीट फाइल। तो टेम्पलेट डायरेक्टरी के इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और बेटर है कि आप सीएसएस की ये पूरी की पूरी लिंक को ही कॉपी कर लो और फिर उसको हम डायनामिक करेंगे। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ये। तो ये लिंक के अंदर मैंने स्टाइल शीट इंक्लूड करवा ली है, लेकिन ये अभी स्टैटिक है, ये डायनामिक कैसे बनेगी? फिलहाल के लिए ये डायनामिक बनेगी इस फंक्शन से। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई, ये मुझे कहाँ पे प्लेस करना है? एचआरईएफ के अंदर। तो अब इस पूरे फॉर्मेट को अगर आप समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एचआरईएफ के अंदर मैंने क्या किया, थीम फोल्डर का पाथ जनरेट करवा दिया वर्डप्रेस के फंक्शन से।
फिर उसके बाद सीएसएस का फ़ोल्डर जो है वो हमारा एसेट्स के अंदर है, तो एसेट्स के अंदर जाएँगे, फिर उसके बाद सीएसएस और फिर उसके बाद मेन हाइफ़न स्टाइल डॉट सीएसएस। तो अगर ये फ़ाइल ठीक से इंक्लूड हुई है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस फ्रंट एंड पे मिलना चाहिए हमें। तो कुछ-कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? ये साइड में सोशल आइकन्स आ गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और भी अगर अच्छे से आपको वेरीफाई करना हो कि ये सीएसएस फाइल इंक्लूड हुई है या नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी फाइल का नेम था व्हिच मीन्स कि मेन स्टाइल डॉट सीएसएस वो यहाँ पे इंक्लूड हुई है या नहीं। अब इस फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी फाइल का सीएसएस कोड जो है वो लोड हो जाएगा। अगर ये लोड हो रहा है तो आपकी फाइल ठीक से इंक्लूड हो चुकी है और अगर यहाँ पे एरर आ रही है तो फिर यानी कि आपने फाइल का इंक्लूजन ठीक से नहीं किया है। तो फिर आपको सबसे मेनली क्या चेक करना है? या तो आपने वो फंक्शन ठीक से यूज़ नहीं किया है या फिर ये पूरा का पूरा पाथ जो है ये आप वेरीफाई करोगे। स्पेशली फाइल नेम भी वेरीफाई करोगे। तो हम जाते हैं वापस से वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन के फ़ोल्डर में और सीएसएस फाइल हमारी इंक्लूड हो चुकी है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है एचटीएमएल की। तो एचटीएमएल का ये पूरा का पूरा कोड है और इस कोड को अगर मैं ठीक से चेक करूं, अब ये आपका एक मेन काम रहता है वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन में कि आपको पूरे के पूरे कंटेंट को डिवाइड करना पड़ता है छोटे-छोटे सेक्शंस में कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर आएगा। तो ये जो पूरा सेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका एक हेडर सेक्शन। ये खुद ही देखो यहाँ पे इसने आईडी हेडर लगा के थोड़ा-सा हिंट दे दिया है कि ये एक हेडर सेक्शन है और हेडर सेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो होम, अबाउट, प्रैक्टिसेस, लॉयर, न्यूज़ ये सारे के सारे अगर आप देखो यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर आप मैच करके तो होम, अबाउट, प्रैक्टिस, लॉयर, न्यूज़, कॉन्टैक्ट ये सारे के सारे आपके मेन्यू आइटम्स हैं, ठीक है? व्हिच मीन्स कि आपका ये वाला पार्ट हेडर है, यानी कि कॉमन रहेगा और जो हेडर का पार्ट कॉमन रहेगा वो कौन-सी फाइल में जाएगा? वो जाएगा आपका हेडर डॉट पीएचपी में। तो हम इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करेंगे और वर्डप्रेस की फाइल के अंदर यहाँ पे बॉडी के इंस्टेंट बाद ये वर्डप्रेस का फंक्शन है। कोशिश करो वर्डप्रेस के जो फंक्शन आपको लग रहे हैं जिनको टच करना ज़रूरी नहीं है, उनको टच ना करो क्योंकि उनका कोई ना कोई अपना मीनिंग होता है। और यहाँ पे बॉडी के डायरेक्ट बाद जो भी मुझे फर्स्ट डिव मिला था, उससे पहले मैंने पूरा का पूरा वो कोड जो है एचटीएमएल से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास कुछ आएगा यहाँ पे? चेक कर लेते हैं। इसको रीलोड करेंगे। ओके। तो सबसे पहला आउटपुट अगर अभी आपको दिखा है, तो वो आपको दिख गया होगा कि हमारा हेडर सेक्शन का कुछ पार्ट वहाँ पे दिखना शुरू हो गया है और कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारे एचटीएमएल टेम्पलेट में था। जैसे-जैसे बाकी सेक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे, वैसे-वैसे बाकी टेम्पलेट का डिज़ाइन भी कुछ-कुछ एचटीएमएल जैसा होता जाएगा। अब ये जो कन्वर्ज़न हमारा चल रहा है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं वर्डप्रेस में और जब आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, तो वो बहुत अलग-अलग तरीके से आपको बताते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि पहले डायनामिक चीज़ें रेडी कर लेते हैं, फिर एचटीएमएल का एक-एक पार्ट पिक करते रहते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि पूरा का पूरा एचटीएमएल एक साथ एक टेम्पलेट में कॉपी कर देते हैं, फिर वहाँ पर एक बार सेटअप करने के बाद एक-एक चीज़ों को डायनामिक करते हैं। तो ये बहुत अलग-अलग प्रोसेस आपको वहाँ पे दिखेंगी, तो कोई भी एक प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट या बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, सबके अपने-अपने बेनिफिट हैं, अपने-अपने डिसएडवांटेज हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एक सिनेरियो है जिसमें कि हम एक-एक पार्ट को पिक करते जाएँगे, हेडर, मेन कंटेंट, साइड बार एंड देन फुटर और फिर उनको डायनामिक बनाते जाएँगे। कि ये जो सीएसएस एक्चुअल में इंक्लूड हुई है, ये एक तरह से आपकी हार्ड कोडेड सीएसएस ही है अभी भी। हार्ड कोडेड सीएसएस मीन्स कि वर्डप्रेस में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वर्डप्रेस की कोई प्लगइन इस सीएसएस पे कुछ काम करना चाहे, तो उसको ये सीएसएस की फाइल मिलेगी ही नहीं। क्योंकि ये अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरह से हार्ड कोडेड हमने हेड के अंदर डाल दिया है। तो इसके लिए सीएसएस को इंक्लूड करवाने के लिए एक्चुअल में जो स्टेप है, वो स्टेप है वर्डप्रेस के तरीके से उसको एनक्यू करवाना, जिसको अभी हम आज के सेशन में कवर नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्डप्रेस एनक्यू स्टाइल इस नाम से जब आप सर्च करोगे, तो वर्डप्रेस का आपको एक फंक्शन मिलेगा, वर्डप्रेस का एनक्यू स्टाइल फंक्शन। इसमें नीचे जब आप डॉक्यूमेंटेशन में नीचे डायरेक्ट एग्जांपल में चले जाओगे तो काफ़ी बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डब्ल्यूपी एनक्यू स्क्रिप्ट में ये इस तरह से फाइल इंक्लूड करवाई गई है। अब इस तरह से इंक्लूड करवाने के मल्टीपल एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि वर्डप्रेस के जो कैशे प्लगइन्स हैं, जो कि आपकी जेएस और सीएसएस फाइल्स को मिनिफाई कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं, वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपने एनक्यू फंक्शन से सीएसएस और जेएस फाइल को इंक्लूड करवाया है। दूसरा, कभी-कभी आपको ये करना होता है कि आपको एक सीक्वेंस देना होता है कि मतलब ये फाइल हेड में नहीं, मुझे फुटर में इंक्लूड करवानी है, स्पेशली जेएस फाइल्स के लिए। या फिर इनका जो सीक्वेंस है वो ये होना चाहिए, या फिर ये फाइल हमेशा पहले फाइल 2 जो है वो फाइल 1 के बाद ही मुझे लोड करवानी है। तो ये सारी चीज़ें आप वर्डप्रेस के इस फंक्शन में, ये जो आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स दिख रहे हैं, इनके थ्रू आप पास कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा-सा डीप टॉपिक है, तो इसको हम फिर किसी सेशन में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी सीएसएस फाइल यहाँ से इंक्लूड हो गई है। तो सीएसएस फाइल इंक्लूड हो गई है, हेड का कोड हमारा इंक्लूड हो गया है। अब बारी आती है होम पेज की। अब वर्डप्रेस का जो होम पेज होता है वो जनरली क्या करता है, वो पोस्ट के लिस्टिंग्स को शो करता है। यानी कि आपका जितनी भी वर्डप्रेस की यहाँ पे आप पोस्ट डालोगे, यहाँ पे हम जाते हैं बैक। यहाँ पे जितने भी आप पोस्ट डालोगे, ये पोस्ट की लिस्टिंग वहाँ पे आती जाएँगी वर्डप्रेस के होम पेज पे। तो जिस वेबसाइट में होम पेज में आपको न्यूज़, इवेंट्स, आर्टिकल्स इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, वहाँ के लिए तो ये स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट स्पेशली जो बिज़नेस वेबसाइट्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि आपके होम पेज पे आपको एक कुछ डिफरेंट तरह के बॉक्सेस दिखाने होते हैं। कुछ डिफरेंट पेजेस का थोड़ा-थोड़ा कंटेंट दिखाना होता है या फिर बैनर दिखाना होता है। तो उस केस में आपके होम पेज का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो होम पेज का डिज़ाइन चेंज करने वाली चीज़ है, इसके लिए अब हमारा वर्डप्रेस का अनदर कांसेप्ट आएगा, वो आएगा वर्डप्रेस टेम्पलेट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 स्टेप में इस चीज़ को चेंज करेंगे, यानी कि वर्डप्रेस के होम पेज का कंट्रोल हम आर्टिकल से हटा के कहाँ पे ले आएँगे, हम ले आएँगे वर्डप्रेस के कस्टम होम पेज पे। तो उसके लिए सबसे ईज़ी ऑप्शन है कि वर्डप्रेस का ये आप एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लो और फिर उसके बाद उस टेम्पलेट को आप एक पेज पे असाइन कर दो और फिर उस पेज को आप एज़ ए होम पेज सेट कर दो। तो ये जो 2 स्टेप का प्रोसेस है, इसको अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वर्डप्रेस टेम्पलेट क्रिएट। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का रिजल्ट मिल जाएगा, पेज टेम्पलेट्स के नाम से। इनको एक्चुअली पेज टेम्पलेट कहते हैं। और वर्डप्रेस पेज टेम्पलेट में क्या होता है, हम डायरेक्ट जाएँगे पेज टेम्पलेट की इस क्रिएशन पे। तो ये एक छोटा-सा कोड अगर आप किसी भी पीएचपी फाइल में ऐड कर दोगे वर्डप्रेस के रूट फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल रखी है, तो आपका वो जो पीएचपी का पेज है, वो एक अलग टेम्पलेट की तरह ट्रीट होगा। तो अगर हम बात करें, तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे। तो वर्डप्रेस का कोई भी स्पेशली पेज डॉट पीएचपी या सिंगल डॉट पीएचपी को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसको नेम कर देंगे आप होम पेज टेम्पलेट। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं और इसको फाइल एक्चुअली आप पीएचपी की खुद की फाइल भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी फाइल से आपको कॉपी करना है। बट क्योंकि वर्डप्रेस का पेज डॉट पीएचपी में ज़्यादातर कुछ-कुछ वैसा ही कंटेंट होता है जैसा हमें होम पेज के लिए चाहिए होता है, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए होम पेज से कॉपी किया से। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। सो आप माय होम भी रख सकते हैं या फिर होम पेज भी रख सकते हैं। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ एडिटर में। और इस हर वर्डप्रेस की हर फाइल में स्टार्टिंग में आपको ये कुछ कमेंट्स दिखेंगे। तो कभी-कभी इन कमेंट्स से ये जो पेज है इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी वही काम हमें करना है, हमें क्या करना है, हमें बनाना है वर्डप्रेस का एक नया टेम्पलेट। उस टेम्पलेट में हम एचटीएमएल का वो कोड यूज़ करेंगे जो कंटेंट हमें वहाँ पे एक्चुअल में होम पेज पे दिखाना है। तो हम ये पूरा का पूरा कोड, हम वैसे जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ़ इतना ही कोड की है। तो ये टेम्पलेट नेम का जो कमेंट है, ये हम इस पीएचपी की फाइल में ऐड कर देंगे और इस टेम्पलेट का जो नाम है, क्योंकि पीएचपी ब्रैकेट ऑलरेडी वहाँ पे है, तो इसलिए वो एरर देगा, इसको हम हटा देते हैं। टेम्पलेट का जो नेम है वो हम रखते हैं होम पेज। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 और फिर हम जाएँगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ से हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे।
इस पेज का नाम हम रखेंगे होम। वैसे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए, सो दैट कि बाद में हमें याद ना करना पड़े कि होम पेज का कंट्रोल किस पेज पे है, तो इसका नाम हम रखेंगे होम। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट के अंदर जो अभी-अभी आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मुझे यहाँ पे होम पेज टेम्पलेट मुझे दिख गया, मैंने वो चूज़ कर लिया। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, दिस इज़ होम पेज टेम्पलेट, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो इस होम पेज का टेम्पलेट असाइन करने के 2 स्टेप हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया होम पेज टेम्पलेट के नाम से, और फिर हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया, उसको वो टेम्पलेट असाइन कर दिया। अब जो तीसरा लास्ट स्टेप हमें करना है, वो रहेगा हमारा सेटिंग्स एंड देन रीडिंग। यहाँ पे अभी राइट नाउ होम पेज डिस्प्ले की सेटिंग क्या कहती है कि आपकी लेटेस्ट पोस्ट आपको होम पेज पे दिखेंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो अभी-अभी एक होम पेज का टेम्पलेट हमने चूज़ किया है, उसको हम एज़ ए होम पेज ट्रीट करेंगे, और पोस्ट के लिए कोई भी डिफरेंट पेज आप क्रिएट करके, या फिर यहाँ पे सैंपल पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी को हम पिक कर लेंगे और इस सेटिंग को हम सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि वर्डप्रेस का जो होम पेज है, वो ये वाला पेज जो है, वो उसका बेस बन जाएगा, और उस पेज का बेस जो है, वो ये पीएचपी की फाइल बन जाएगी। तो हम अब अगर हम देखें, तो ये जो पीएचपी की फाइल है वर्डप्रेस में, ये वर्डप्रेस का होम पेज की तरह अभी इसको काम करना चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा? अभी हम चेक कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, हेडर और फुटर के बीच में जो मेन कंटेंट है, उसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें एचटीएमएल का कंटेंट यहाँ पे डालना है फिलहाल के लिए। तो हम अगर इसको रिफ्रेश करें, तो ऊपर हेडर पार्ट और नीचे ये फुटर पार्ट, ये 2 चीज़ आ चुकी हैं, क्योंकि इस टेम्पलेट में आपने हेडर इंक्लूड करवाया था और फुटर इंक्लूड करवाया था और साइड बार इंक्लूड करवाया था। तो मिडल का कोई भी कंटेंट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मिडल का कंटेंट हमें कैसा चाहिए? हमें ऐसा चाहिए, और ऐसा कंटेंट लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये वाला पूरा एचटीएमएल का जो कोड है, फॉर एन एग्जांपल हेडर हम ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर चुके थे, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको अब अगेन वंस अगेन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, थीम इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेक्शंस को डिवाइड करना होता है आपको बहुत ध्यान से, कि कौन सा पार्ट किस चीज़ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो div id इज इक्वल टू फुटर है, यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा कि ये जो नीचे का पार्ट है, ये फुटर में जाएगा। तो इसको हम बाद के लिए रखते हैं। और ये जो मिडल में कंटेंट नाम का एक पूरा कंटेंट आईडी के नाम से जो हमारा ये बचा है, ये हमारा जाना चाहिए उस टेम्पलेट के अंदर। तो इस पूरे डिव को हम कॉपी करेंगे एज़ इट इज़, और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि वर्डप्रेस का जो होम पेज है, वो उसका जो कंट्रोल है, वो होम पेज टेम्पलेट डॉट पीएचपी के पास है, और उसने ऊपर हेडर में हेड इंक्लूड करवा लिया, फुटर में फुटर इंक्लूड करवा लिया, और मिडल में जो कंटेंट हमें चाहिए था, वो हमने एचटीएमएल का पूरा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो अब आप देखना चाहोगे कि ये पूरा कंटेंट पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका वैसा का वैसा डिजाइन आपको दिखना चाहिए। फुटर का डिजाइन रह जाएगा, होम पेज के मिडल कंटेंट का डिजाइन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। क्या वो डिजाइन दिखेगा? एक्चुअली वो डिजाइन दिखेगा तो जरूर, लेकिन इमेजेस उसमें मिसिंग होंगी। तो मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसा डिजाइन वहां पे था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा डिजाइन यहाँ पे हमारे पास आ गया है। क्या चीज मिसिंग है? सबसे मेन इमेजेस मिसिंग है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अलावा ये एक्स्ट्रा चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो हम अब जाएंगे इमेजेस सेक्शन में, और हम ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज कर चुके हैं कि अगर हमें कोई फाइल इंक्लूड करवानी है डायरेक्ट थीम से, तो हम कैसे करवा सकते हैं? हम उसको इस टेम्पलेट डायरेक्टरी नाम के फंक्शन से रेफर कर सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ पर भी यहाँ पे इमेज पाथ वहाँ पे हमारे कोड में है, तो वहाँ पे हमें रिप्लेस करना है उस पाथ को। सो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे जहाँ पे भी इमेजेस आ रही हैं, को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ वैसे आप मैनुअली एक-एक इमेज टैग में जाके भी कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ अगर सारी की सारी चीज़ एक बार में हो जाती हैं तो। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर भी इमेजेस लिखा हुआ मिलेगा या फिर इमेजेस स्लैश लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया
पीएचपी के फंक्शन स्लैश इमेजेस से, सो दैट कि हर इमेज से पहले पीएचपी का ये फंक्शन आ जाए मेरे पास। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपको थीम फोल्डर तक पहुंचा देता है, यानी कि आपका एक पाथ बना देगा, लोकल होस्ट स्लैश wp थीम स्लैश wp कंटेंट स्लैश थीम्स स्लैश आपका माई थीम्स एंड देन एसेट्स देन इमेजेस। तो एसेट से याद आया कि हमारी जो इमेजेस हैं वो एसेट्स फ़ोल्डर के अंदर है, तो पाथ जो है वो ये बनना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोल्डर का, इस फ़ंक्शन का काम होता है वर्डप्रेस की थीम तक लेके जाना। वर्डप्रेस की थीम के अंदर यहाँ पे एसेट का फ़ोल्डर हमें बताना पड़ेगा, इमेजेस का फ़ोल्डर हमें बताना पड़ेगा, बाकी इमेज नेम तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद एक बार वेरीफाई यहीं पे कर लेते हैं कि ये थीम फ़ोल्डर तक पहुँचा, फिर एसेट्स में गया, फिर इमेजेस, फिर स्माइल। तो मुझे ठीक लग रहा है ये, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो कुछ इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं और कुछ इमेजेस यहाँ पे अभी भी मिसिंग है। नॉट श्योर कि यहाँ पे इमेज थी या क्या चीज़ थी, बट कुछ हद तक पार्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास एरिया आ रहा है, ये एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है, तो अगर हम याद करें तो हेडर के अंदर हमने क्या किया था, हेडर के अंदर हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा हेड जो है ये सीएसएस से कॉपी किया था। और लेकिन हमने जो एक चीज़ नहीं की वो ये कि यहाँ पे ऑलरेडी हेड के अंदर कुछ कंटेंट अवेलेबल था। ये जो आप पूरा का पूरा कंटेंट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे ये वर्डप्रेस की थीम का टाइटल आ रहा है और ये उसकी टैगलाइन आ रही है और ये उसका मेन्यू आ रहा है। ये तीनों की तीनों चीज़ यहाँ से आ रही हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जब आप ये वाले मेन्यू को, आप अगर इसको डायनामिक करना चाहो तो वर्डप्रेस नैव मेन्यू फंक्शन से सर्च करोगे। तो हम अभी फर्स्ट एलिमेंट हमारा डायनामिक करने जा रहे हैं, वो है वर्डप्रेस का मेन्यू। और अगेन हम क्विक रेफरेंस के लिए नीचे जाएंगे एग्जाम्पल्स में। सबसे सिंपल अगर देखें तो ये है जो कि मेन्यू को कॉल करता है। और उसके अलावा हम यहाँ पे मेन्यू के अंदर क्लास आईडी या मेन्यू का नेम वगैरह पास कर सकते हैं, तो फिर ये हमारे पास फंक्शन है। और उसके बाद अगर हम हेडर डॉट पीएचपी में जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन्यू आ रहा है जो कि यहाँ से आ रहा है हमारे पास। कहाँ पे आया हमारे पास, ये अगर आप देखो होम एंड देन सैंपल पेज। तो यानी कि यहाँ पे हमारा स्टैटिक मेन्यू चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी थीम ने हमें डायनामिक मेन्यू दिया है। तो क्यों ना हम यही पूरा का पूरा कोड कॉपी करके, नए मेन्यू फंक्शन को कॉपी करके, और जहाँ पर हमारा मेन्यू आ रहा है यानी कि दिस वन, इसको चेंज कर दें। अब क्या करेंगे, अगर आपको रियली में कंपेयर करना है कि मेरे डायनामिक फंक्शन से क्या जनरेट हुआ और एक्चुअल कोड मेरा एचटीएमएल में क्या था, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो पहले वाला यूएल नेविगेशन भी आपका चलता रहेगा जो मेन्यू है, और नया वाला मेन्यू भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मेरा नया मेन्यू वैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, तो ये ऐसा दिख रहा है, यानी कि इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें करना ये है कि अगर हम इस मेन्यू को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, सो यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ। और तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नेविगेशन मेन्यू तो हमारे पास ये है जो कि एचटीएमएल से आ रहा था, जो कि ठीक लग रहा है हमें, और एक ये है जो कि हम वर्डप्रेस से लेके आए हैं। सो वर्डप्रेस में हमने क्या किया, यहाँ पे वर्डप्रेस का वो फंक्शन यूज किया था और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक क्लास ऐड कर रहा है मेन्यू के नाम से। हम ये ट्राई करके देखते हैं कि अगर ये सेम क्लास को हम वर्डप्रेस के मेन्यू फंक्शन में पास कर दें तो हमारा मेन्यू कैसा दिखेगा। तो हमारा मेन्यू कुछ हद तक ठीक दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इस आईडी को हटा दें तो हमारा मेन्यू कैसा दिखेगा, या फिर अगर हम यूएल पे वो क्लास लगा दें नेविगेशन की, तो शायद हमारा मेन्यू बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगा। बट हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिलहाल हमें सिर्फ ये पता लग गया कि अगर इस नए मेन्यू में हम ये वाली क्लास पास कर दें तो हमारी सीएसएस वही पिक हो जाएगी जो कि एचटीएमएल टेम्पलेट पिक कर रहे हैं। तो डब्ल्यूपी नए मेन्यू में हम क्लास कैसे लगा सकते हैं, वो आपको ये फंक्शंस बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में
आपके पास ये कंटेनर क्लास के नाम से एक एट्रीब्यूट है, ये पास करके देखते हैं हम। सो कभी-कभी ये कहा जाता है कि अगर हम वर्डप्रेस कर रहे हैं, तो हमें पीएचपी करने की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए जब एक्चुअल में आप थीम इंटीग्रेशन या वर्डप्रेस में कोडिंग वाला काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो पीएचपी लैंग्वेज है, वही कंप्लीटली यूज़ में आती है। तो हम इस क्लास का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे नेविगेशन के नाम से और एक बार के लिए इसको हटा के ही देख लेते हैं कि हमारे फंक्शन से नेविगेशन मेन्यू अब कैसा आ रहा है। तो अभी भी ओके नहीं आ रहा है, हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लास का नेम जो है वो अभी भी मेन्यू जा रहा है और तो यहाँ पे हम देखें तो क्लास की एक और हमें यहाँ पे पैरामीटर अवेलेबल है, वो है मेन्यू क्लास के नाम से। तो यहाँ पे हमें यानी कि कंटेनर क्लास नहीं मेन्यू क्लास पिक करना है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे ये जो हमारा लोगो मिसिंग जा रहा है, आपको पता है कि ये लोगो क्यों मिसिंग जा रहा है? क्योंकि header.php में यहाँ पे ये इमेज फाइल पिक हो रही है। लेकिन इमेज फाइल जो है वो डायरेक्ट इस तरह से पिक हो नहीं सकती, तो जैसे हमने सीएसएस फाइल पिक की थी, जैसे हमने बाकी इमेजेस पिक की थी, उसी तरह से हम यहाँ पे इमेज यूज़ करेंगे। उसी तरह से टेम्पलेट डायरेक्टरी URI फंक्शन यूज़ करेंगे सो दैट कि कंप्लीट पाथ वर्डप्रेस का उसको मिल पाए। सो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, हमारा लोगो आ गया है और हमारे नेविगेशन मेन्यू स्टार्ट हो चुका है। तो इसको और बेटर हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि इस नेविगेशन मेन्यू में अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर और क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है, तो वर्डप्रेस क्या करता है बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके पेजेस होते हैं, होम के बाद जितने भी पेजेस हैं उन सब की लिस्टिंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे और जो पेजेस हमें वहाँ पे दिखाने हैं, सिर्फ वही पेजेस ही हम वहाँ पे शो करेंगे। तो हम यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस मेन्यू की एक लोकेशन यहाँ पे दिख रही है आपको प्राइमरी, ये हम चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें functions.php में तो ये जो मेन्यू क्रिएट किया गया था functions.php में एक्चुअली जब आप 2020 या फिर अंडरस्कोर से थीम लेते हो तो ऑटोमेटिकली एक मेन्यू वहाँ पे क्रिएट किया हुआ आपको मिलता है। आप मल्टीपल भी इसी फंक्शन से क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम एक बार इसी को कंटिन्यू करके देखते हैं। तो ये आपका प्राइमरी नाम से एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है। इसी मेन्यू को यहाँ पे कॉल करवाया गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम एक बार के लिए कुछ कस्टम लिंक भी ऐड कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल गूगल ऐड टू मेन्यू एंड सेव मेन्यू। सो अगर हमारा मेन्यू प्रॉपर आ रहा होगा तो हमारा मेन्यू अब प्रॉपर आ रहा है। इवन जो डिफॉल्ट मेन्यू था उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीएसएस आ रही थी जिसकी वजह से वो डॉट आ रहा था। हमने जब वो मेन्यू प्रॉपरली वर्डप्रेस के फंक्शन से अब पूरा का पूरा मैनेज कर लिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर का पूरा पार्ट ऑलमोस्ट हमारा वैसा ही हो गया है जैसा कि यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर है। राइट। सो हमारा फर्स्ट आइटम यानी कि ये मेन्यू जो है ये डायनामिक हो चुका है। इसको कोई भी यूजर बहुत इजीली यहाँ से मैनेज कर सकता है। लोगो कैसे मैनेज करते हैं ये हम नेक्स्ट सेक्शन में चेक करेंगे। नीचे का कंटेंट कैसे मैनेज करते हैं ये हम नेक्स्ट सेक्शन में चेक करेंगे। बट अगर आप खुद से ट्राई करके देखना चाहो तो वर्डप्रेस में यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज में यहाँ पे फीचर होती है सिलेक्ट लोगो के नाम से। तो आप जब सर्च करोगे वर्डप्रेस कस्टमाइजर लोगो मैनेजमेंट, तो आपको कुछ एक कोड दिख जाएगा। उस कोड को आपको ये जो लोगो वाला कोड है इससे आपको रिप्लेस कर देना है। तो आपका ये लोगो भी यहाँ से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इन कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे कंटेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। इसका एक अलग पेज बना सकते हैं और यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फंक्शन लगा सकते हैं जिससे कि इस पेज का पूरा कंटेंट उस पेज से मैनेज हो जाएगा।
दूसरा फंक्शन लगाएँगे यहाँ पे, उसमें पेज 2 की आईडी या फिर नेम पास करेंगे, तो फिर इस पेज से वो थोड़ा-सा कंटेंट यहाँ पे ले आएगा और क्लिक करने पे उस पेज के डिटेल पे चला जाएगा। तो इस तरह से एक-एक सेक्शन पिक करके हम वर्डप्रेस को धीरे-धीरे डायनामिक बनाते जाते हैं। अगर हम बात करें अभी ये लोगो की, मेन्यू की, तो एक्चुअल में थीम इंटीग्रेशन का कांसेप्ट जो है वो इतना डीप है कि इनको आप और भी बेटर बेटर तरीके से कर सकते हो। लेकिन बिगिनर के पर्सपेक्टिव से और लेकिन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो और फिर धीरे-धीरे एक-एक एलिमेंट को आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि अगर नेविगेशन मेन्यू को आपको डायनामिक करना है तो वर्डप्रेस में कैसे कर सकते हैं। वर्डप्रेस पेज कंटेंट अगर आपको डिस्प्ले करना है कहीं पर तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन से इसी तरह से काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिलते जाएँगे। आई होप आपको थीम डेवलपमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि थीम क्रिएट करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। हर प्रोग्रामर अपनी प्रेफ़रेंस या डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप्स फ़ॉलो करता है। इवन कुछ प्रोग्रामर किसी एग्ज़िस्टिंग थीम को यूज़ करने के बजाय वर्डप्रेस की हर फ़ाइल को खुद से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस के होम पेज के सेक्शंस को हम डायनामिक बना सकते हैं और कैसे इंटरनल पेजेस के डिज़ाइन या कंटेंट को हम वर्डप्रेस से मैनेज कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे थीम इंटीग्रेशन के कंसेप्ट सिर्फ एक वीडियो देखने से क्लियर नहीं हो पाते हैं। जितने अलग-अलग डिज़ाइंस को आप वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छे से वर्डप्रेस फंक्शंस और लॉजिक्स आपको क्लियर होते जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।